तो सेकंड पार्ट शुरू करते हैं मौर्यन एम्पायर का। तो अशोका द ग्रेट, अशोका का टाइम पीरियड रहा 273 बीसी से 237 बीसी तक। तो एक्चुअली अशोका जब किंग बना उसके पहले, अशोका के किंग बनने से पहले उसके कुछ भाई थे, ठीक है। कुछ बुक लिखते हैं कि 99 भाई थे। वो भी सिंहासन पे क्लेम कर रहे थे। और अशोका का जो फादर था बिंदुसार, वो चाहता था कि अशोक का एक बड़ा भाई था सुसीम, वो किंग बने। वो नहीं चाहता था कि अशोक बने। बट अशोक ऐसा सोचता था कि ये जो मेरे सारे भाई हैं ना, ये उतना कैपेबल नहीं है, और ये जो मेरा ब्रदर है सुसीम, वो भी कैपेबल नहीं है। तो इस वजह से मुझे ही किंग बनना चाहिए, ठीक है, ऐसा अशोक को लगता था। तो अशोक ने क्या किया, अपने सारे के सारे भाइयों को हटा दिया, ठीक है, मतलब डिफीट कर दिया। और ये सब करने में उसकी हेल्प करी एक, ये देखो, राधा गुप्त नाम का पर्सन है, इसने इसकी हेल्प करी थी अशोक की। तो अशोक फाइनली ये सब करने के बाद, अपने भाइयों को डिफीट करने के बाद 269 बीसी में पावर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अशोका अपने कोरोनेशन के 8 ईयर बाद एक कलिंग वॉर लड़ता है 261 बीसी में। ये कलिंग वॉर क्या है, एक्चुअली उड़ीसा में ना एक छोटा सा किंगडम था कलिंग, ठीक है। तो वहाँ पर जो किंगडम था वो अशोका के अंडर में नहीं आता था, मौर्यन एम्पायर में नहीं आता था। तो अशोका को लगता है कि ये छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा किंगडम है, हमें इसे भी जीत लेना चाहिए। तो अशोका ने कलिंग वॉर लड़ा 261 बीसी में, और फाइनली उसको भी जीत लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो उसके बाद मगर क्या होता है कि जब अशोका कलिंग का वॉर लड़ता है, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों को किल कर देता है। अपने जो अपोनेंट टीम में होते हैं, दुश्मन टीम में, उनके लाखों लोगों को मार देता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अशोका ने इससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि मैंने एक इतने छोटे से किंगडम को हासिल करने के लिए मैंने इतने लाखों लोगों को मार डाला, ठीक है। तो अशोका सोचता है कि ना अब ये ना मारकाट बहुत ही ज़्यादा हो गई, अब इसको कम करते हैं, ठीक है। तो अशोका जब मारकाट करता है तो उसे कहते थे, उस पॉलिसी को अशोका भेरी घोषा, भेरी घोषा मतलब मारकाट करने वाला। फिर अशोका ने इसको रिप्लेस कर दिया भाई धम्मा घोषा। धम्मा घोषा मतलब कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, प्यार से जीतेंगे कल्चर के थ्रू, मतलब ऐसे मार काट नहीं, अशोका ये, ठीक है। तो इसके बाद अशोका क्या करता है, इसी वॉर के बाद अशोका ना बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। और जब बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया तो उस समय उसके टीचर कौन थे, उनका नाम था मोगली पुत्ता तिशा, ठीक है। उनकी गाइडेंस में अशोका बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है, मोगली पुत्ता तिशा के टाइम ही, ठीक है, अशोका के टाइम में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, और जिसको प्रिसाइड किया था मोगली पुत्ता तिशा ने, ठीक है। एक्चुअली इसका नाम और प्लेस याद रखना, 250 बीसी में हुई थी एट पाटलिपुत्र में, ठीक है। और एक और बात, इसके पहले जो दो हुई थी उनके भी नेम और कब हुई थी, कौन किंग था, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद अशोका बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर चुका है। अशोका ने मिशनरी, मिशनरी मतलब जो बुद्धिज्म को प्रचार करेंगे, वो भेजता है, ठीक है, बहुत बहुत दूसरे दूसरे देशों में, जैसे श्रीलंका में भी भेजता है, ठीक है, बर्मा में भेजता है, सेंट्रल एशिया में भेजता है, ठीक है, तिब्बत में भेजता है, ठीक है। एंड साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री जो है वहाँ भी ये भेजता है, ठीक है। इवन अशोक अपना जो सन है महेंद्र, और इनकी डॉटर है संघमित्रा, ठीक है, इसको तो खुद ही ये श्रीलंका अपने सन और डॉटर को ही भेज देता है कि श्रीलंका में आप जाइए और वहाँ बुद्धिज्म का प्रचार करिए जाके, ठीक है। तो अब आगे, अशोका बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि अशोका एक्सट्रीम पैसिफिस्ट हो गया था कि अब तो वो कोई लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है, आर्मी खत्म कर देगा, नहीं। अशोका ऐसा नहीं था, अशोका ने अपनी आर्मी को खत्म नहीं किया, आर्मी रखी, मतलब कोई दुश्मन इस पर अटैक करेगा तो अशोका थोड़ी ना हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा कि नहीं आइए आप मुझे मारिए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं था कि अशोका की बिल्कुल ये सब आर्मी खत्म कर दी हो, ठीक है। तो अशोका के टाइम में पूरा का पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था, सब कॉन्टिनेंट हमारा पूरा का इंडिया, जो आज पाकिस्तान से लेके यहाँ तक ये कह सकते हो कि बर्मा तक, और नीचे साउथ में तमिलनाडु तक, ये सारा का सारा जो एरिया है वो अशोका के अंडर में आ गया, ठीक है। बस कुछ थोड़ा सा एक्सट्रीम साउथ का जो रीजन है वही छूट गया था, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप था नहीं वहाँ पर, ठीक है, डेवलप तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, ठीक है। तो वो एरिया छूट जाता है, थोड़ा ट्राइबल एरिया था, जो भी कह दो, ठीक है। एक्सट्रीम साउथ का एरिया बस इसके अंडर में नहीं रहता, लगभग ऑलमोस्ट पूरा इंडिया रहता है। तो अशोका के कुछ प्रोविंसेस का नाम देख लो, जैसे एक उत्तर प्रथा होता है, ये कहाँ है, तक्षशिला को उत्तर प्रथा कहते थे, ठीक है, याद रखना, तक्षशिला नॉर्थ में,
जहाँ पर वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नॉर्थ वाला एरिया, वहाँ पर एक अवंतीपुरा, अवंतीपुरा उज्जैन में मध्य प्रदेश, ठीक है। प्राची, ठीक है, पाटलिपुत्रा, ठीक है, ये याद रखना। कलिंगा, ठीक है, तोशाली, ठीक है, दक्षिण पता, सुवर्णगिरी कर्नाटक को कहते हैं। ये सारे के सारे अ, अशोका के टाइम में फेमस इसके सेंटर थे, ठीक है। अब देखते हैं मॉडर्न इकोनॉमी कैसी थी, मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है। अब ये बारी मॉडर्न, अब पूरा ओवरऑल पढ़ेंगे। अब अशोका के बारे में जान लिया, पूरी मॉडर्न इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। अब देखो आयरन टूल्स का यूज़ तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्यों, हमने पढ़ा ना कि आयरन की डिस्कवरी इन्होंने लेटर वैदिक पीरियड में कर ली थी, तो आयरन का यूज होने लगा, उससे टूल्स बनने लगे, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनने लगे। अगर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनेंगे तो उससे एग्रीकल्चर करना आसान हो जाएगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इससे एग्रीकल्चर देखो बहुत ज़्यादा इमेंस प्रोडक्शन हो रहा था एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इरिगेशन की फैसिलिटी भी डेवलप कर ली थी इन लोगों ने, सिंचाई की सुविधाएं सब कुछ हो गई थी। तो इससे मॉडर्न इकोनॉमी को ग्रोथ होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और कौटिल्य जो होता है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो बुक है, उससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब मौर्यन एम्पायर था तो भाई फेमाइन भी कभी कभी आ जाया करते थे। फेमाइन तो भाई पास्ट में हमने देखा कॉमन ही होते थे, ठीक है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र और जैन टेक्स्ट से ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब फेमाइन वगैरह आते थे तो किस तरीके से मौर्यन एम्पायर, मौर्यन किंग इनकी हेल्प किया करते थे जनता की, ठीक है। एक शो गौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, और के महस्ताना इंस्क्रिप्शन है। ये बताते हैं कि ये देखो इसमें किस समय, उस समय जब भी फेमाइन आते तो किस किस तरीके से मॉडर्न किंग लोग उनको रिलीफ मतलब मदद पहुंचाया करते थे। ये चीज़ हमें याद रखनी होती है। उसके बाद अब टोल्स, एक टैक्स लगाया जाता था। ये टैक्स अगर आपके शहर में कोई भी चीज़ सेल होने के लिए आएगी तो उस पर एक टोल टैक्स लगाया जाएगा, ये भी लगाया जाता था, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये टैक्स रेट 1/6 होता था, ठीक है, प्रोड्यूस का 1/6 होता था, जो आप एग्रीकल्चर में लगेगा, एग्रीकल्चर का 1/6 टैक्स लगा दिया जाता था। उसके बाद जो क्राउन की लैंड थी, ठीक है, क्राउन लैंड जो राजा के नाम की लैंड, उसे सीता कहते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो मॉडर्न स्टेट के पास ना, मॉडर्न एम्पायर में इसकी जो पॉलिसी थी पनिशमेंट को लेके वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए थी। जैसे सिविल आप कोई क्राइम करोगे तो उसके लिए भी पनिशमेंट मिलेगी, आपका क्रिमिनल ऑफेंस होगा तो उसके लिए भी मिलेगी, ठीक है। जैसे टैक्स कोई इवेट करेगा, आप टैक्स चोरी करोगे, टैक्स नहीं दोगे तो इवन डेथ पेनल्टी तक दे दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद पंचमार्क कॉइन्स के बारे में देखते हैं। मोस्टली पंचमार्क कॉइन जो उस समय सिल्वर के बने होते थे, तो ये भी ट्रांजेक्शन के लिए यूज किए जाते थे। ये चीज़ हमें याद रखनी होती है, ठीक है। और मनी सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, और गवर्नमेंट, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के पास, मॉडर्न एम्पायर के पास जो भी ऑफिसर काम करते थे आर्मी वगैरह, इन सबको सैलरी भी दी जाती थी। सैलरी देखो इतने पाना से इतने पाना दी जाती थी। अब ये ऐसा छोटा छोटा डेटा नहीं याद रखना होता, बट हमें ये ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि सैलरी तो दी जाती थी, ठीक है। हायर्ड लेबर, उस समय जो लेबर ये लोग हायर करते थे उनको कर्मा कराश कहते थे। अच्छा सिंपल सी बात है, काम मतलब वही कर्मा, काम करना, ठीक है। तो इससे सेंस लग जाता है कि हायर लेबर को कर्मा कराश कहते थे। एक्चुअली जब एमसीक्यू में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इस टाइप से चीज़ें वो पूछ लेते हैं कि कर्मा कराश क्या थे, हायर लेबर थे या स्लेव थे, तो ऐसे हमें एक सेंस लग जाता है, नहीं नहीं कर्मा काम करना, हायर लेबर थे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। अच्छा, स्टेट की मोनोपोली थी माइनिंग में, फॉरेस्ट में, ठीक है, फॉरेस्ट से प्रोड्यूस लाने में, ठीक है, सॉल्ट बनाने में, लिकर को सेल करने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स एंड इक्विपमेंट, इन सब में, मेटलर्जी में स्टेट की मोनोपोली थी। और मोनोपोली तो जानते हो इकोनॉमी में पढ़ा ही है, ठीक है। अब देखते हैं मॉडर्न सोसाइटी के बारे में, कैसी थी मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। तो देखो मॉडर्न सोसाइटी 4 वर्णा में डिवाइडेड थी, 4। और उसके बाद स्लेव भी हुआ करते थे, स्लेव को दास, हिंदी में दास कहते हैं ना, ठीक है। उस समय स्लेवरी भी हुआ करती थी, ये बताया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी थी ना, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन नंबर ऑफ सब कास्ट, और सब कास्ट में डिवाइडेड होती, इतनी सारी कास्ट थी, उसके अलावा सब कास्ट भी होती थी जो। और उस समय ये कास्ट वगैरह ना प्रोफेशन पे बेस्ड थी, ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थी। आप जैसा काम करोगे उसी हिसाब से आपको कास्ट असाइन कर दी जाएगी, ठीक है। आप देखते हैं एक लिखा हुआ है वर्णा संकर विवाह, इसे कहते हैं इंटर वर्णा मैरिज और इंटर कास्ट मैरिज।
तो उस समय इंटरवर्ना या इंटरकास्ट मैरिज ये भी हो जाती थी। ठीक है, उस समय ये भी देखने को मिला है कि इंटरवर्ना और इंटरकास्ट मैरिज होती थी। इंटरवर्ना, वर्ना के बारे में हमने पढ़ा ना, वैदिक एज में 4 वर्ना थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। ठीक है, तो उसके अंदर कास्ट थी, तो इंटरवर्ना भी मैरिज होती थी और इंटरकास्ट भी हो जाया करती थी। ठीक है, तो उस समय मोस्टली 2 फेमस टाइप की मैरिज हुआ करती थी। हालांकि वैदिक एज में पढ़ा होगा तुमने, और भी टाइप की मैरिज होती थी, बट 2 के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, एक है अनुलोमा, ठीक है, जो इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बताती है। अनुलोमा, इसमें जो ग्रूम, ग्रूम मीन्स वही दूल्हा, हायर कास्ट का होता था या हायर वर्ण होगा, और दुल्हन जो होगी वो लोअर कास्ट की होगी, ये होगा। एक होगा प्रतिलोमा, इसमें जो ब्राइड होगी, दुल्हन होगी, वो अपर कास्ट की होगी, और जो दूल्हा होगा वो लोअर कास्ट का होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कौटिल्य ने बताया है अपनी बुक में कि 9 कैटेगरी के स्लेव होते थे। अगर, और मेगास्थनीज कहता है कि स्लेवरी तो थी नहीं। ठीक है, ऐसा मेगास्थनीज कहता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि कौटिल्य कहता था कि स्लेवरी थी कि नहीं। हाँ, स्लेवरी थी। मेगास्थनीज कहता था नहीं थी। अभी मेगास्थनीज को लगता होगा कि नहीं थी, बस उसको ये चीज, बस वो मेगास्थनीज की थिंकिंग है। और मेगास्थनीज कहता था 7 फोल्ड में सोसाइटी डिवीजन थी। वो तो ग्रीस से आया था, थोड़ा उसका थिंकिंग और वो सब अलग होगा। ठीक है, फिर है जातक की स्टोरियाँ। जातक स्टोरी क्या होती है? एक्चुअली जातक की स्टोरी बुद्धिज्म में हमने पढ़ा हुआ है। ये ना जातक टेल्स या जातक की स्टोरी, ये बुद्धा के, लॉर्ड बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताती हैं कि प्रीवियस बर्थ में लॉर्ड बुद्धा थे क्या। ठीक है, उनकी स्टोरीज हैं। तो ये जातक स्टोरीज में कुछ और बातें भी बताई जाती हैं, और ये जिक्र करती हैं चंडाल्स के बारे। चंडाल्स मतलब, चंडाल्स ना अनटचेबल्स में आते थे। ठीक है, जैसे चंडाल हो गए, निषाद हो गए, सवार हो गई, ये अनटचेबल्स कास्ट होती थी। और ये बताती हैं कि किस तरीके से इनके साथ इनह्यूमैनली, ठीक है, मतलब बहुत ही इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता था इनको। ठीक है, ये चीज़ याद रखना होता है हमें। उसके बाद है हमारा कि सोसाइटी में वीमेन की जो पोजीशन थी इस समय डिटियोरेटेड, खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। हमने पढ़ा कि अर्ली वैदिक एज जब था तो वीमेन की पोजीशन जो थी सोसाइटी में अच्छी थी, मगर लेटर वैदिक एज आते आते सोसाइटी में वीमेन की पोजीशन थोड़ी खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कैसे खराब होती है, देखो। विडो रीमैरिज जो हो जाया करता था उसको स्टॉप कर दिया गया, अब विडो रीमैरिज नहीं होगी। उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन, ग्रानिकास, गानिकास, ठीक है, सॉरी, इसे प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन भी स्टार्ट हो गया था बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद अच्छा, जो शूद्राज लोग होते थे ना, ठीक है, वो मोस्टली आर्टिसन का काम करते थे। ठीक है, और उनको सैलरी भी कम मिला करती थी, और उनसे फोर्स लेबर भी करवाया जाता था। फोर्स लेबर को विस्ती कहते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं धम्मा और अशोका। अशोका का ये धम्मा क्या था? अशोका ने, तो हमने पढ़ा, बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। उसने अपने धम्मा के अंदर कुछ चीज़ें प्रमोट करी। तो धम्मा में 4 चीज़ें याद रखना। एक तो अशोका टॉलरेशन, टॉलरेंस, ठीक है, इसको प्रमोट करता था। टॉलरेंस, सारे के सारे जो 4 वर्णा हैं, कास्ट हैं, सब मिल के एक साथ रहेंगे, हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, ये अशोका के धम्मा का पहला प्रिंसिपल था। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, किसी एनिमल को नहीं मारना है, ह्यूमन को नहीं मारना है, ये सारी। गुड कंडक्ट, मतलब गुड कंडक्ट में क्या, आप अपने पेरेंट्स की ओबे करोगे, बड़े लोगों को ओबे करोगे, उनकी बात मानोगे, ब्राह्मण की रेस्पेक्ट करोगे, मॉन्क्स की रेस्पेक्ट करोगे, ये। और फोर्थ है वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है। ठीक है, तो धम्मा महामाता ये कौन होते हैं? अशोका ने ये बुद्धिज्म या धम्मा के प्रचार के लिए धम्मा महामाता एक टाइप के ऑफिसर होते थे, इनको अपॉइंट किया था। इनका काम होता है धम्मा को प्रमोट करना। ठीक है, धम्मा हमने जान लिया क्या होता था। और ये देखो वही बात आ गई, संघमित्रा और इनका सन अशोक का महेंद्र, इनको श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, तो श्रीलंका क्यों भेजा गया था? ताकि बुद्धिज्म का प्रचार कर सके वहाँ पर। और आज भी हम जानते हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज्म ज़्यादा है, वहाँ पर बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ये अशोका का एक ही कंट्रीब्यूशन था, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अशोका का, अब कोई कहते हैं कि धम्मा कोई अलग ही धर्म था क्या? नहीं नहीं, अशोका का धम्मा वॉज एन सेक्टेरियन फेथ। ऐसा नहीं था कि ये सेक्टेरियन फेथ कोई धर्म वरम था अलग से। ठीक है, अशोका बस धम्मा में अच्छी टीचिंग देता था, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, एनिमल को किल नहीं करना, ठीक है, ये अच्छी अच्छी बातें सिखाता था अपने धम्मा पे, और सबके साथ टॉलरेशन के साथ रहना, ये अशोका का धम्मा था। आगे देखते हैं, अशोकन एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं। तो
अब देखो, अशोका के हिस्ट्री के बारे में या मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए ये जो अशो एडिक्ट्स हैं और इंस्क्रिप्शन हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स पहले ये थे, ठीक है, ये 16 और 12 रेस्पेक्टिवली हैं। उसके बाद ये रॉक एडिक्ट हो गए, ये पिलर एडिक्ट हो गए। देखो ये कितने हैं, 17 और 3 रेस्पेक्टिवली हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे मिले हैं, मेरठ में, ठीक है, अभी मेरठ में भी ये हैं, अभी प्रेजेंट में मिल जाएंगे ये, ठीक है। तोपारा में, कौशाम्बी में, सांची में, सारनाथ में, लौरिया नंदनगढ़ में, लौरिया आराज में, ठीक है, ये सारे नाम लिखे हैं, लुम्बिनी नेपाल में। यहाँ पर ये सारे के सारे इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट मिल जाएंगे। हमारा जो नेशनल एम्बलम हमने देखा ये, ठीक है, नेशनल एम्बलम जो हमारा है वो अशोका ने जो सारनाथ में पिलर बना हुआ है, अशोका ने बनवाया था, उसी से लिया गया है, ठीक है। तो अब हमने अशोका से अपना नेशनल एम्बलम क्यों लिया, क्यों, हमको पता है कि अशोकन एम्पायर वॉज वेरी ग्रेट एंड अशोका वॉज ए वेरी ग्रेट मैन, ठीक है। ये सबके साथ जस्टिस करता था, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता था, न्याय करता था सबके साथ, देश को पूरा यूनाइट किया था। इस वजह से हमने अपना नेशनल एम्बलम ले लिया है, वो 4 शेर बने होते हैं, देख लेना नेट में गूगल करके, ठीक है। तो उसके बाद आके देखते हैं, अशोका का जो नाम है ना, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स में नाम भी इसका मिला हुआ है, ठीक है, याद रखना। अशोका ऐसा फर्स्ट किंग था जो जनता से डायरेक्टली बात करता था, कैसे, अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू, इंस्क्रिप्शन में लिखवा देता था ये धम्मा के मैसेज कि आपको ये बातें माननी, वही धम्मा में जो सारी बातें थी, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, एनिमल को किल नहीं करना, ऐसे ऐसी ये बातें लिखवा दिया करता था, और लोग ये बातें मानते भी थे काफ़ी हद तक। उसके बाद अशोका ने अपनी लैंग्वेज कौन सी यूज की उस समय लिखवाने के लिए, प्राकृत लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है। जैसे आज हमारी हिंदी लैंग्वेज है ना देवनागरी स्क्रिप्ट में, वैसे उस समय अशोका की प्राकृत लैंग्वेज थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर देखो, ये मनसेरा और उसके बाद साहबगढ़ी पाकिस्तान में जगह हैं, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हैं, मगर ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, जो अफगानिस्तान और वो पाकिस्तान वाला उस एरिया है, वहाँ पर खरोष्टी स्क्रिप्ट लिखी यूज की जाएगी अशोका के थ्रू इंस्क्रिप्शन को लिखवाने में, ये बात इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कंधार। कंधार एक्चुअली ये ना जगह है, कंधार प्रेजेंट है अफगानिस्तान में। यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन मिले वो बाइलिंगुअल थे, ठीक है, याद रखना। जैसे इनमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की, ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज, और ये ये याद रखना, ठीक है, ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखो, मौर्यन एम्पायर जो था वो 5 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, ठीक है, एक उत्तर पथा, अवंती पथा, ओके, प्राच्या पथा, दक्षिण पथा, मगध, ठीक है। ये चीज़ें हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मौर्य के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, नेवी भी थी, ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखो, किंग न्यूक्लियस था, मतलब सारे के सारे मौर्यन एम्पायर में सबसे मेन पोजीशन किंग की होती थी। किंग को मंत्री परिषद असिस्ट करता था, आज भी हमारे यहाँ मंत्री परिषद होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो पॉलिटी में मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अच्छा, मंत्री परिषद में कौन लोग होते थे, युवराज, वही युवराज राजा के सन, ठीक है, पुरोहित होता था, सेनापति होता था और अदर होते थे। उस समय हाईएस्ट ऑफिसर थे जो उनको कहा जाता था तीर्थास या अग्दखाज, सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। और ये लोग 26 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, उनको मैनेज किया करते थे, ठीक है। उस समय के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल के नाम थोड़ा लर्न कर लेते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हेडिंग के अंदर, ठीक है। पहला है मंत्री, मंत्री चीफ मिनिस्टर। उसके बाद मंत्री परिषद के बारे में हमने देख लिया, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पुरोहित क्या होता था, प्रीस्ट होता था, सिंपल सी बात है। सेनापति चीफ कमांडर होगा, युवराज क्राउन प्रिंस होगा, ठीक है। समाहर्ता रिवेन्यू कलेक्शन का ऑफिसर होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शुक्लाध्यक्ष क्या होगा, ऑफिसर, ऑफिस इंचार्ज ऑफ रॉयल इनकम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्पाइस जासूस भी हुआ करते थे उस समय, इन्फॉर्मर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, जो जासूसी किया करते थे, इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वही लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न एम्पायर में लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन भी हुआ करता था, म्यूनिसिपैलिटी जिसे कहते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये भी हुआ करता था, ठीक है। विस या अहारा डिस्ट्रिक्ट को कहते थे, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मेगस्थनीज ने ये बताया है कि ये सब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 6 कमेटी हुआ करती थी 5-5 मेंबर के साथ। तो इतना हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य के समय था। अब 6 कमेटी 5 मेंबर, इतना माइन्यूट डिटेल कभी नहीं एग्जाम में पूछी जाती,
बट ये पूछा जा सकता है कि यह क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य के यहाँ था? हाँ बिल्कुल था मौर्य के यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट ऑफिसर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सीताध्यक्षा ये होता था एग्रीकल्चर को सुपरवाइज करता था। पान्याध्यक्षा ये कॉमर्स का सुपरिटेंडेंट होता था, ठीक है। युक्ता क्या होता था? सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर होता था। प्रादेशिका क्या होता था? चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होता था। स्थानिका क्या होता था? ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था, ठीक है, याद रखना। राजू का क्या होता था? रेवेन्यू सेटलमेंट का काम करता था, ठीक है। समताध्यक्ष ये क्या होता था? मार्केट को सुपरवाइज करता था, ओके। पौता हुआ अध्यक्ष क्या करता था? वेट और मीटर का ध्यान रखता था, ठीक है। नवाध्यक्ष सिंपल सी बात है, नाव वगैरह शिप वगैरह इन सबको मेंटेन्स करेगा, ध्यान रखेगा, यहाँ पर चलाएगा सब कुछ। शुक्लाध्यक्ष टैक्स कलेक्ट करेगा, ये टोल कलेक्ट करेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी होती हैं। विलेज लेवल के ऑफिसर कौन होते थे? ग्रामिका हेड ऑफ विलेज होता था, इलेक्टेड बॉडी होती थी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है ग्राम वीरदास, ठीक है। ये पंचायत होती थी, यहाँ पर गांव के एल्डर लोग हुआ करते थे, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग, और कोई झगड़ा हो जाए तो ये डिस्प्यूट हो जाए वो ये सेटल किया करते थे, ठीक है। एक सुदर्शन लेक आए, देखो मौर्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के गिरनार एरिया में एक सुदर्शन लेक बनवा दी थी ताकि वहाँ जनता के लिए पानी अवेलेबल हो सके। अब मौर्य के समय की इंपॉर्टेंट पोर्ट देख लेते हैं, ठीक है। एक ताम्रा ताम्रा लिप्ति, ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल में पोर्ट पड़ता है, मौर्य एम्पायर के समय पोर्ट था, इंपॉर्टेंट है, ये ईस्ट कोस्ट में, ठीक है, ईस्ट कोस्ट में ये पोर्ट पड़ता है, ठीक है, बंगाल ईस्ट कोस्ट में। भरूच कहो इसे या बरोच कहो, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ह्यूज आर्मी एंड नेवी, इसके पास ह्यूज आर्मी और नेवी भी थी, ठीक है, याद रखना। एक यहाँ पर देखिए सप्तांगा थ्योरी क्या है, ठीक है। एक्चुअली सप्तांगा थ्योरी जो हमारा चाणक्य था, इसका टीचर चंद्रगुप्त मौर्य का, ये कहता है कि एक किंग, अच्छे किंग के अंदर, अपने जो बुक है अर्थशास्त्र उसमें ये लिखता है कि एक किंग को, ठीक है, अच्छे से अपना अंपायर चलाने के लिए 7 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो किंग खुद होना चाहिए, मित्रा उसका फ्रेंड होना चाहिए, दुर्ग उसके पास किले होने चाहिए, अमात्या सेक्रेटरी होना चाहिए, ठीक है। जनपदा कोई लैंड तो होनी चाहिए, कोषा ट्रेजर, और सेना आर्मी, ये चीज़ें होनी चाहिए, और इन सब में एक्सपर्ट राजा को होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हमें याद रखना होता है। अब लास्ट में आते हैं, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ? इतना बड़ा एम्पायर, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ग्रेट किंग, अशोका द ग्रेट किंग, ये इतना बड़ा एम्पायर डिक्लाइन कैसे हो जाता है? तो रीजन है ओवर सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गया था, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी कम्बरसम हो गई थी, इतने सारे ब्यूरोक्रेसी हो गई, इतने सारे ऑफिसर कि यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगी, और हैवी टैक्स भी लगाए जाने लगे थे। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ पे आप टैक्स लगा दोगे तो फिर कैसे चलेगा ना काम। फॉरेन इन्वेजन भी हो रहे थे, बाहर से लोग अटैक कर रहे थे, ठीक है। वो आगे चैप्टरों में देखेंगे कैसे कैसे अटैक हुए, ठीक है। तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जहाँ वो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर, ये पाकिस्तान वाला वो जो एरिया है, वो इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया इन लोगों ने, तो वहाँ से अटैक होने लगे, ठीक है। वो एरिया दुश्मनों ने जीत लिया, ठीक है, फॉरेन पावर से आके लोगों ने जीत लिया उस एरिया में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये क्या है? देखो चाइना ने उसी समय ग्रेट वॉल बना ली थी। एक्चुअली वो जो सेंट्रल एशिया से जो ट्राइब हुआ करते थे ना, अटैक करने आया करते थे, पहले वो चाइना में खूब अटैक किया करते थे, मगर चाइना के किंग लोगों ने क्या किया, वहाँ पर उनसे बचने के लिए ग्रेट वॉल बना ली। ग्रेट वॉल तो हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, एक ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, ये इसी समय बनाई गई थी। तो भाई ये जो ट्राइबल लोग थे, इनको अब भाई चाइना तो वॉल वॉल बना ली चाइना ने, वहाँ पर अब कैसे जाएंगे? तो ये लोग वहाँ चाइना को छोड़ के इंडिया में अटैक करने लगे, ठीक है। तो ये आगे चैप्टर में आएगा कौन कौन लोग अटैक करेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे, बताएंगे अभी अच्छे से। अब यहाँ पर एक और बात देखते हैं, अशोका के समय ना फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, पैसे की प्रॉब्लम आ गई थी भाई, पैसे की प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी। अब सारा का सारा क्या करोगे? धम्मा मिशन में, ठीक है, बुद्धिज्म के प्रचार में पैसा लगा दोगे, तो फिर कैसे चलेगा ना आपके पास। ओवर टॉलरेंट, ओवर टॉलरेंट मतलब कि अशोका ना मोस्टली बहुत ज़्यादा ये नॉन वायलेंट बाद के टाइम में हो गया था। इवन अशोका के बाद के जो किंग है, एक्चुअली अशोका के समय तो मौर्यन एम्पायर लगभग पूरा इंटैक्ट रहा, बाद के जो मौर्यन एम्पायर थे उनके समय एम्पायर खत्म हुआ था। अशोका के समय तो नहीं कह सकते कि खत्म, अशोका के समय तो पूरा पूरा रहा, ठीक है। तो जो आर्मी थी मॉडर्न आर्मी, एक्चुअली वो, अब आप नॉन वायलेंट रहोगे, किसी को मारना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है, तो भाई आर्मी अपनी जो फाइटिंग स्पिरिट है वही खो देगी कि भाई हमारे आर्मी होने का मतलब कि हमें तो लड़ने को नहीं मिलता है, ठीक है।
फिर अशोका की देखो 232 बीसी में डेथ हो जाती है। तो इसके बाद के देखो जो रूलर थे, ठीक है, वो इनकम्पिटेंट होते हैं, ठीक है, मतलब वो अच्छे से चला नहीं पाते हैं मौर्यन एम्पायर को। तो क्या होता है कि एक उस समय जो लास्ट मौर्यन रूलर था, उसका नाम था बृहद्रथ, ठीक है, उसका एक कमांडर इन चीफ था, उसका नाम था कमांडर इन चीफ का पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्रा शुंगा। वो क्या करता है, इस बृहद्रथ को मार देता है, किल कर देता है, और शुंग डायनेस्टी, अपना ही डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है, जिसका नाम शुंग डायनेस्टी पड़ेगा 187 बीसी में। उसके बाद एक और चीज़ थी, जो उस समय के ब्राह्मण थे ना, वो थोड़ा अशोका की पॉलिसी से एनॉय नाराज हो गए थे। क्यों? अशोका ने रिचुअल्स भी बैन लगा दिया था, कि यानी अशोका कहता है इतने सारे रिचुअल्स मत करो, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, और जबकि जो पुष्यमित्र शुंग जो होता है, ये बाई कास्ट ब्राह्मण ही था, और ये सारी ये रिचुअल्स करो, ये सब इसको सपोर्ट करता था। तो उस समय के जो ब्राह्मण थे, इसने क्या, इन लोगों ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग शुंग को सपोर्ट किया, और ये किंग बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने देख ही लिया था कि जो शुंग है, ये मौर्यन एम्पायर को ओवर पावर करके, बृहद्रथ को किल करके शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करता है। ये तो हमने चर्चा कर ली। अब देखते हैं, जो मौर्यन एम्पायर में ऑफिसर होते थे, उनके कुछ नाम हैं, लास्ट में ये थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। प्रशस्त प्रशस्ति, ये प्रिजन का हेड होता था। चन्नीदाता ट्रेजरी का हेड होता था। ये कभी कभी नाम पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, तो याद रखना। कुछ एमसीक्यू में क्वेश्चन भी बाद में तुम्हें पीडीएफ सेंड करूंगा, तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो बस ये पढ़ो, याद रखना होता है। कोषाध्यक्ष क्या होता था? ट्रेजरी का ऑफिसर होता था। उसके बाद एक कोस्टा गराध्यक्ष रॉयल ट्रेजरी मैनेजर होता था। थोड़े नाम टिपिकल हैं इनके, उस समय की जो प्राकृत लैंग्वेज है उसमें देखो टिपिकल टिपिकल नाम है, याद रखना, ठीक है। थोड़ा नायका ये सिटी सिक्योरिटी चीफ होता था। व्यावहारिका ये चीफ जज होता था। उसके बाद है कर्मा मांटिका, हेड ऑफ इंडस्ट्री होता था। ओके, दंडापाला क्या होता था? ये हेड ऑफ पुलिस होता था। दुर्गापाला ये क्या करता था? फोर्ट को मेंटेन करता था। अन्नापाला ये फूड और ग्रेन डिपार्टमेंट को मेंटेन करता था। राजूकास लैंड मीजर करता था। अकराध्यक्षा माइनिंग का ध्यान रखता था। लवाध्यक्षा मेटलर्जी का ऑफिसर होता था। ओके, लक्षणाध्यक्षा कॉइन की मिंटिंग करता था। लवणाध्यक्षा ऑफिसर ऑफ सॉल्ट डिपार्टमेंट का होता था, ठीक है। स्वर्णाध्यक्षा गोल्ड डिपार्टमेंट का हेड होता था। आयुधाध्यक्षा वेपन्स वगैरह ध्यान रखता था। कुन्याध्यक्षा ये फॉरेस्ट पालेरिया का हेड हुआ करता था। मनाध्यक्षा ये उस समय टाइम प्लेस डिटर्मिनेशन का ऑफिसर होता था। सोनाध्यक्षा ये स्लॉटर जो हाउस थे उसका हेड हुआ करता था। मुद्राध्यक्षा रॉयल सिंबल उस समय कॉइन वगैरह इनका हेड हुआ करता था। द्यूताध्यक्षा गैम्बलिंग डिपार्टमेंट का होता था। नौकाध्यक्षा शिपिंग ऑफिसर होता था। पत्तानाध्यक्षा पोर्ट का हेड होता था। कौतवाध्यक्षा ये चार्ज ऑफ वेट और मीजर को मेंटेन करता था। ये सारी बातें हैं जो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये मौर्यन एम्पायर का ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ना नेक्स्ट जब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, मैं तुम्हें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में ये टॉपिक अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। अब क्या करना, इसको दूसरी बुक से भी, वो जो मोटी वाली बुक है, एक बार उससे भी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। हालाँकि इम्पोर्टेंट बातें तो इसी पीडीएफ में बहुत अच्छे से दी गई हैं, तो ये पीडीएफ याद रखोगे तो बहुत अच्छा है। बस थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से रीड करना है तो उस चैप्टर में देख लेना, उस बुक के चैप्टर में देख लेना, ये मौर्यन एम्पायर के बारे में, उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, ठीक है। बस बाकी ये भी यही बुक याद रखना है, बस इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। तो इसी के साथ इसको मैं पॉज करता हूँ, ठीक है। ओके।